तो देखो, in this chapter we develop the concept of position, displacement, velocity and acceleration. क्या पढ़ेंगे हम इसमें? पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, ये सब चीजें हम इसमें क्या करेंगे? पढ़ेंगे, ठीक है। We found that directional aspect of the quantities can be taken care by positive and negative sign. As in one dimensional, only one direction is possible. हमने पढ़ा था ना 1D motion, 2D motion and 3D motion, ठीक है। तो वन डायमेंशन में क्या पढ़ा था? सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन। वहां पे मोशन क्या रहता था? सिर्फ एक डायमेंशन में रहता था ना, वाई एक्सिस पे सिर्फ। सुन रहे हो बेटा? जी मैम। तो देखो, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव साइन पढ़ेंगे हम। वन डायमेंशन ओनली टू डायरेक्शंस आर पॉसिबल, but in order of describe motion of an object in two dimension or a plane three dimension space, क्या बोलता है? टू डायमेंशन किस में रहता है? प्लेन में। और थ्री डायमेंशन क्या बन जाता है? स्पेस। मतलब वहां पे हम यहाँ पे जेड एक्सेस को भी पढ़ते हैं। जब थ्री डी मोशन पढ़ेंगे ना, तो जेड एक्सेस को भी लेके पढ़ेंगे, ठीक है। We need to use vectors to describe the above mentioned physical quantities. Position, displacement, velocity, acceleration, इन सबको पढ़ने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? वेक्टर। Therefore, it is first necessary to learn the language of vector. What is a vector? सबसे पहले हमें वेक्टर को समझना जरूरी है और उसकी लैंग्वेज को समझना जरूरी है कि क्या होता है वेक्टर। हाउ टू ऐड, सब्ट्रैक्ट एंड मल्टीप्लाई वेक्टर्स, ये सब हम इस चैप्टर में सीखेंगे स्टार्टिंग के पोर्शन में ही, कि एडिशन कैसे करते हैं, सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, ठीक है। What is the result of the multiplying a vector by a real number? We shall learn this to enable us to use vectors for defining velocity and acceleration in a plane. We then discuss motion of an object in a plane. As a simple case of motion in a plane, we shall discuss motion with a constant acceleration and treat in detail of a projectile motion. पहले हम सबसे पहले डिफाइनिंग मोशन एंड स्केलर, एक्सेलरेशन, प्लेन, ये सब पढ़ेंगे। उसके बाद हम प्रोजेक्टाइल मोशन पे आ जाएंगे। सर्कुलर मोशन इज फेमिलियर क्लास ऑफ मोशन दैट हैज अ स्पेशल सिग्निफिकेंस इन डेली लाइफ। सर्कुलर मोशन से तो हम वाकिफ है, ये सर्कुलर मोशन होते हैं, ठीक है, जो हम अपने डेली लाइफ में भी यूज कर लेते हैं। वी शैल डिस्कस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को हम पढ़ेंगे कुछ डिटेल्स में। इक्वेशन डेवलप करेंगे इस चैप्टर में, किसकी? रिगार्डिंग 3D डायमेंशन के रिगार्डिंग, ठीक है। समझ गए बेटा? क्लास जी मैम। मुझे ये कौन बताएगा स्केलर क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय स्केलर? क्वांटिटी। जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। और वेक्टर क्या होता है? जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन होता है। हाँ। और डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर। मैं जो लिखूंगी ना, सुन रहे हो, मैं व्हाइट बोर्ड पे लिख रही हूँ, तुम सब वो चीजें समझ लेना, ठीक है। जी मैम। जहाँ पे कोई चीज नहीं आए मुझे तभी बता देना है कि मैम वापस बताओ नहीं आया है, ठीक है। सबसे पहले हमें पता करना है कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है। सबसे पहले आया था ना स्टार्टिंग में ही पोजीशन, देख पा रहे हो? तुम, मैं लिख रही हूँ जो। मैम आवाज कट रही है मैम। आवाज नहीं आ रही? अब आई? जी मैम। तो देखो, पोजीशन वेक्टर पढ़ेंगे, ठीक है। डेफिनेशन लिखो पोजीशन वेक्टर की। ए वेक्टर विच गिव्स पोजीशन, a vector which give position of an object with reference of an origin
of a coordination system is called position vector. रिपीट करिए मैम। हाँ बोली, ए वेक्टर, मैं लिख देती हूँ, लिख दूं? सुनो क्लास में हो ना तुम? यस मैम, डिक्टेट ही करिए आप। हाँ डिक्टेट कर दीजिए। डिक्टेट कर दूं? ठीक है, डायग्राम बना दूंगी, ठीक है। सुनो लिखो, a vector which gives position of an object with reference of origin of coordination system is called position vector. यहाँ पे ओपी क्या है? ओपी एक पोजीशन वेक्टर है, ठीक है, समझ गए बेटा? ये है ना ओपी, ये है पोजीशन वेक्टर। हम इसको कहाँ से पढ़ रहे हैं? इसको ओरिजिन से पढ़ रहे हैं ना, रेफरेंस का ओरिजिन ये है। इससे इसके कोऑर्डिनेट सिस्टम हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में पढ़ रहे हैं। इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, और इस वेक्टर को हम क्या बोलते हैं? पोजीशन वेक्टर। ए वेक्टर विच गिव्स पोजीशन of an object with reference of an origin of an coordination system is called a position vector. समझ गए? समझ गए बेटा? पोजीशन वेक्टर क्या होता है? क्लास The position which is the reference of origin of coordinate system. नहीं समझ में आया? पोजीशन वेक्टर डायग्राम बनाया है, देखो ओरिजिन से हमने एक स्ट्रेट लाइन बनाया है ना, जी मैम। वो एक एंगल थीटा बना रहा है, उसके साथ में ओरिजिन के साथ में बन रहा है। जो वो ओपी लाइन बनाई है ना हमने, ओपी लाइन वो पोजीशन वेक्टर है। वो जो पॉइंट है ना ऊपर पी से मैंने जो डिनोट किया पी, उस पॉइंट का क्या बता रहा है? ओरिजिन को रेफरेंस लेके उसकी पोजीशन बता रहा है कोऑर्डिनेट सिस्टम में, पॉइंट पी की। अब समझ गए? जो पॉइंट पी डाला है ओरिजिन के रेफरेंस में कोऑर्डिनेट सिस्टम में उसकी पोजीशन बता रहा है, ऐसे वेक्टर को बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। अब अंडरस्टैंड है? अब देखो, अब पढ़ेंगे स्केलर एंड वेक्टर। In physics, we can classify quantities as a scalar or a vector. Basically, the difference is सिर्फ डिफरेंस किसका है स्केलर और वेक्टर में? सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन का। In physics, we can classify quantities as a scalar or a vector, but the difference is that the direction is associated with the vector but not with the scalar. डायरेक्शन किसके साथ एसोसिएट हुआ है? वेक्टर के साथ। किसके साथ नहीं हुआ है? स्केलर के साथ। यही एक मेन डिफरेंस है किसके बीच में? स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के बीच में, ठीक है। A scalar quantity is a quantity with magnitude only. It is specified completely by a single number along with a proper unit. क्या बोलता है कि जो हमारे पास स्केलर होता है ना, स्केलर क्वांटिटी जो होती है उसमें एक हमारे पास सिंगल नंबर मिलता है, मतलब या तो वो होल नंबर होगा या नेचुरल नंबर होगा, और किसके साथ देता है उसको? यूनिट के साथ। एग्जांपल देखो, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स
डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट को हम किससे मेजर करेंगे, मीटर या फिर किलोमीटर से, ये तो मेजर करेंगे ना, या फिर ज्यादा सेंटीमीटर से कर लेंगे। यस तो यहाँ पे वो क्या देगा कि 10 मीटर, 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस उसने दे दिया 10 मीटर। ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। जी मैम। और देखो द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, सपोज करो किसी भी ऑब्जेक्ट का मास, ये मैं बोलो ना तुम्हें कि 3 kg पोटैटो लाओ या 2 kg पोटैटो लाओ, तो सामने एक यूनिट नंबर दिया है ना, मैंने सिंगल नंबर ले लो या फिर यूनिट नंबर ले लो कि 2 kg लाना है या 3 kg लाना है, ठीक है। ये सब क्या है, स्केलर क्वांटिटी। टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, उसको भी हम सेल्सियस से मेजर कर लेंगे या फिर केल्विन से, फ़ारेनहाइट से, किसी से भी मेजर कर लेंगे। एक यूनिट तो देंगे ना हम उसको साथ में, ठीक है। ऑन द टाइम एट विच अ सर्टेन इवेंट हैपन, किसी भी टाइम पे कोई इवेंट हैपन हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं कि 2 PM पे होगा या 3 PM पे होगा, उसके साथ कोई यूनिट दे दिया ना हमने एक सिंगल नंबर के साथ। द रूल्स फॉर कंबाइनिंग स्केलर आर रूल्स ऑफ ऑर्डिनरी अलजेब्रा। उस स्केलर को देखो, अगर हमें दो कोई मास दिया है उनको ऐड करना है तो हम नॉर्मल एडिशन यूज कर लेते हैं ना अपनी, कि 2 + 5 तो कितना हो गया, 7 kg हो गया, कि 7 kg चीजें लेके आनी है, ऐसे कर लेते हैं ना। उसको ऑर्डिनरी सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन सब कर लेते हैं हम इसमें, स्केलर क्वांटिटीज में, ठीक है। जी मैम। नंदिता समझ आ रहा है बेटा? यस मैम। शनेश, Yes, ma'am. और वो दूसरा क्या नाम है उनका, एक और है ना क्लास में, श्रुति। She, श्रुति, समझ श्री आ रहा है बेटा जी मैम। स्केलर क्वांटिटी? तो देखो अब हम कहाँ पे आ जाते हैं, ये क्या बोलते हैं, द रूल्स ऑफ द कंबाइनिंग स्केलर्स और रूल्स ऑफ ऑर्डिनरी अलजेब्रा, स्केलर कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड जस्ट एज ए ऑर्डिनरी नंबर। मैंने बताया ना कि ऑर्डिनरी नंबर की तरह हम उसको क्या कर सकते हैं, ऐड। फॉर एग्जाम्पल, इफ द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल आर 1 मीटर एंड 0.5 मीटर रिस्पेक्टिवली, तो हमें उसका पेरीमीटर निकालना होगा तो हम 2 × L+B करके निकाल देंगे ना पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल डायरेक्ट, या एरिया निकालना होगा, वो स्केलर क्वांटिटी है तो L×B करके निकाल देंगे, ठीक है। तो ये जी क्या मैम। बोलता है, फॉर एग्जाम्पल इफ लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल आर द सेंटर रिस्पेक्टिवली, देन इट्स पैरामीटर इज द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द 4 साइड, ठीक है। पैरामीटर में तो क्या निकालते हैं, इसकी चारों साइड्स का सम निकाल लेंगे ना, जी और मैम। लेंथ ऑफ ईच साइड इज स्केलर एंड पैरामीटर इज क्या आएगा, पैरामीटर भी एक स्केलर क्वांटिटी ही आएगी। टेक अनदर एग्जांपल, द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑन अ पर्टिकुलर डे इतना है, तो अभी उनके बीच में अगर डिफरेंस निकालना है तो हम उसे सब्ट्रैक्ट करके निकाल लेंगे ना, वो भी एक स्केलर क्वांटिटी ही आएगी हमारे पास। अगर तब बोलते हैं कि यूनिफॉर्म सॉलिड क्यूब ऑफ एल्यूमिनियम इतना है, उसका मास इतना है, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा उसका, वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का, एक क्यूब हो जाएगा ना, ठीक है। और कोई मास सर्कुलर वगैरह दिया है तो सब स्फेयर का क्या होता है, 4/3 πr³, वो उसका वॉल्यूम हो जाएगा। तो हमारे पास कैसी वैल्यू आ रही है, एक स्केलर वैल्यू ही तो आ रही है ना, मतलब कोई एक सिंगल डिजिट और उसके साथ क्या, यूनिट, तो वो सब क्या है, स्केलर। हाँ। अब आ गया वेक्टर का नंबर। ए वेक्टर क्वांटिटी इज अ quantity that has both magnitude and direction and obeys the triangle law of addition or equality, the parallelogram law of addition। वेक्टर को हम डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, उसके लिए हम ट्रायंगल लॉ पढ़ेंगे और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन पढ़ेंगे हमारे चैप्टर में आगे चल के, ठीक है। सो a vector is specified by giving its magnitude by a number and its direction। क्या बोलते हैं कि हम उसको कैसे स्पेसिफाई कर सकते हैं वेक्टर को, उसके डायरेक्शन से और उसके मैग्नीट्यूड से। सम फिजिकल क्वांटिटीज
कौन से हैं एग्जाम्पल? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड फोर्स, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? किसके एग्जाम्पल है ये सब? स्केलर। अरे क्या? फोर्स। फोर्स किसका एग्जाम्पल है? फोर्स मैं क्या पढ़ा रही हूँ अभी? मोशन इन स्पेस, नहीं मोशन मोशन इन ए प्लेन तो पढ़ा रही हूँ, मैं टॉपिक क्या पढ़ा रही हूँ? तुम कौन सी दुनिया में हो? अरे नहीं, मोशन इन प्लेन तो ठीक है, उसमें भी तो कुछ पढ़ा रही होंगी। वेक्टर क्वांटिटी। तो फिर तो फोर्स क्या है? फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इक्वल्स टू एम ए। तो मास के साथ एक्सेलरेशन भी तो है ना, एक्सेलरेशन किसी डायरेक्शन में ही तो हो रहा होगा ना। यस। तो फोर्स क्या है? एक वेक्टर। हाँ, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट सब क्या है? किसके एग्जाम्पल है? वेक्टर क्वांटिटी के। जी समझ मैम। गए? कान खोल के बैठो, तुम क्या राइटिंग का काम कर रहे हो? शैलेश को तो मैं तब से देख रही हूँ, राइटिंग का ही काम किए जा रहा है, पता नहीं क्या लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हो शैलेश? कुछ नहीं। दिखाओ मुझे नोटबुक, क्या लिख रहे हो तुम? मैं बहुत देर से नोटिस कर रही हूँ, लिखे जा रहे हो, लिखे जा रहे, लिखे जा रहे। अभी नहीं लिखता था, पहले हाँ, लिखता था, अभी नहीं। तो मैं वेक्टर पे पढ़ा रही हूँ, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? बेटा ऐसे कंसंट्रेट नहीं करोगे तो फिर समझ कैसे आएगा? ठीक है, 1 घंटे के लिए तो कंसंट्रेट करना है भाई, करो, तुम्हारे फायदे के लिए पढ़ा रही हूँ मैं। नंदिता, श्रुति, बेटा कंसंट्रेट करके बैठो। जी मैम। हाँ, शनेश मुझे दिखाई दे रहा है, राइटिंग का काम करेगा तो। हाँ, अब देखो वेक्टर क्वांटिटी पता चल गया ना, कौन सी होती है? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स। ठीक है, जहां पे डायरेक्शन भी होगी और मैग्नीट्यूड भी होगा, वो हमारे पास क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर वी यूज अ बोल्ड फेस टाइप इन दिस बुक। बोलता है कि बुक के अंदर उसने कैसे लिखा है, चीजों को बोल्ड करके लिखा है कि वेक्टर बताने के लिए। ठीक है, कि ऐसे बोल्ड करके, मतलब कैपिटल लेटर हो या स्मॉल हो, उसका थोड़ा सा डार्क लिखा है, और सबको नॉर्मली ब्लैक से लिखा है, तो उसको थोड़ा डार्क ब्लैक करके लिखा है, किसको? वेक्टर क्वांटिटी को। ठीक है, सपोज करो द वेलोसिटी वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल v। जैसे इस v को डार्क करके लिखा है ना, ऐसे सब में हर जगह वेक्टर को डार्क करके लिख रहा है। Since bold face is difficult to produce when written by hand, vector is often represented by an arrow placed over a letter say V। अब देखो, सपोज हम अपनी नॉर्मली नोटबुक में लिखेंगे, हम उसको बहुत देर तक ऐसे थोड़ा ना करते रहेंगे, ऐसे ही V को डार्क शेड नहीं करेंगे ना ऐसा। हम ऐसे लिख देंगे वेक्टर को, उसके ऊपर एक एरो लगा देंगे ऐसे करके, ऐसे एरो। ठीक है, ये किसका सिंबल है? वेक्टर का। समझ गए? जी मैम। Both v and v dash represent the velocity vector. The magnitude of a vector is often called its absolute value, indicated by mod of v। किससे भी इंडिकेट कर देते हैं इसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू को? मॉडुलस ऑफ v से। Thus, a vector is represented by bold face, example a q p r x y, with representing magnitude denoted by a light dash। मैग्नीट्यूड को तो लाइट से करेगा, और इस बुक के अंदर वेक्टर को किससे करेगा? डार्क से। ठीक है, अब देखो पोजीशन वेक्टर तो तुमने लिख लिया ना। yes,
अब लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, लिखो फिर मैं समझा देती हूँ। लिखो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। करो, डिक्टेट करो बेटा। जी मैम। Yes, ma'am. It is a vector quantity. Sorry, it is a vector. It is a vector which tells how much and in which direction. How much and in which direction an object has changed its position. An object has changed its position in a given time interval. इसका डायग्राम ऐसे बनाएंगे। ग्राफ तुम स्केल से अच्छे से बना लेना बेटा। In a given. एक पोजीशन, हाँ, इन अ गिवन टाइम इंटरवल। देखो, दो पोजीशन वेक्टर ले लेंगे, एक पोजीशन वेक्टर ये ले लिया हमने और एक पोजीशन वेक्टर ये ले लेंगे, ठीक है। मतलब इसको भी स्ट्रेट लाइन बना लेना बेटा, मैं रफ करके बना देती हूँ। बोलो। देखो, ऐसे दो पोजीशन वेक्टर ले लेंगे, इनको ओरिजिन से निकालेंगे दोनों को, ठीक है। जी मैम। और फिर देखो, इस वेक्टर का नाम अगर मैं लिख देती हूँ, ये वेक्टर मैंने लिया है आर, इस वेक्टर का नाम लिया है R2, ये वेक्टर मैंने लिया है R1, ठीक है। ये इनके ऐसे बना दिए आगे, ठीक है। अब देखो, ये O है और ये P और ये Q। अब मुझे इन दोनों के बीच का क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए मैं इन दोनों को ज्वाइन कर दूंगी, एक वेक्टर और बना दूंगी इन दोनों के ऊपर। तो ये वेक्टर क्या बन जाएगा, डेल्टा R इक्वल्स टू R2 माइनस R1। इसी को ही बोलते हैं, जो P Q बना है ना, यही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बना है। ये P Q, ये वाला वेक्टर जो मैंने इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए ऊपर डाला है ना, ये वाला। सुन रहे हो बेटा? जी मैम। Yes, ma'am. हाँ, तो यही क्या है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। जी मैम। बन गई ड्राइंग? हाँ, हाँ जी मैम। वापस आ जाओ बेटा बुक पे। जी मैम। देखो, अब इधर से एक बार बुक से रीड कर लेते हैं पोजीशन और ये वेक्टर, ठीक है। एक मिनट। To describe the position of an object moving in a plane, we need to choose a convenient point, say O as a origin. क्या यहाँ पे एक origin point O ले लिया है? ग्राफ दिख रहे हैं ना तुम्हें? ये वाली, ठीक है। एक origin O ले लिया है। लेट, क्या हो गया बेटा? समझ गया? जी मैम। Yes, ma'am. तो देखो फिर क्या बोलता है, हमें पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पढ़ने के लिए दो क्या लिए हैं, ऑब्जेक्ट ले लिए। लेट P एंड P डैश बी द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, P डैश यहाँ पे और P ये यहाँ पे, ठीक है।
किसका है? किसी भी पोजीशन का वो किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन है किसमें टाइम t और t डैश, ठीक है, रिस्पेक्टिवली वी जॉइन O to P by a straight line then OP is a position vector of an object at time t। तो देखो ये OP क्या बन गया, एक पोजीशन वेक्टर बन गया, ठीक है। एंड एरो इज मार्क एट द हेड ऑफ दिस लाइन, एरो बना देंगे क्योंकि एक वेक्टर है पोजीशन वेक्टर, तो इस पे एरो तो बनाएंगे ही ऐसे करके, ठीक है। तो क्या बोलता है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल आर, इसको किससे रिप्रेजेंट कर देंगे, सिंबल आर से, जो ये यहाँ पे ये वाला बनाया है इसको आर से बना देंगे, ठीक है। देखो इसको किससे मेंशन कर दिया, ओपी को आर से, समझ रहे हो। नाउ पॉइंट P डैश इज रिप्रेजेंटेड बाय अनदर पोजीशन वेक्टर OP डैश, इसको किससे बना दिया, OP डैश से, डिनोटेड बाय R डैश, इस OP डैश को क्या नाम दे दिया, R डैश। द लेंथ ऑफ द वेक्टर R रिप्रेजेंटेड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर एंड इट्स डायरेक्शन। देखो क्या बोलता है, जो वेक्टर R जो है लिखा है ना, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन। इन विच P लाइज अ सीन फ्रॉम O, कहाँ से जो P है वो किस पे लाई कर रहा है, O से P की डायरेक्शन है वो, R लाई कर रहा है उस पे, कहाँ से, ओरिजिन O से P पे। इफ द ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम P टू P डैश, सोचो ये ऑब्जेक्ट P से P डैश पे मूव कर गया, ठीक है, तो क्या होगा, द वेक्टर PP डैश विद टेल, उसका टेल कहाँ पे डालेंगे, P पे, और उसका हेड कहाँ पे डालेंगे, P डैश पे, ठीक है। देखो ये जो मैंने एरो बनाया है ना बेटा, सुन रहे हो, Yes, ma'am. ये तो ये वेक्टर का हेड है, ये हेड है, दिस इज हेड एंड दिस इज टेल। तो देखो ये बोल रहा है कि वो ऑब्जेक्ट जो P पे था ना, वो P डैश पे मूव करके चला गया, तो उसकी टेल कहाँ पे जम गई, P पे, और उसका हेड कहाँ पे चला गया, P डैश पे, ठीक है। तो इसको हमने क्या बोल दिया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जो P से P डैश के बीच में डिस्प्लेसमेंट हुई है या मूवमेंट हुई है, उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट, क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। Displacement. corresponding to from the motion from point P to point P dash. It is important to note that displacement vector is a straight line joining the initial and a final position. तो क्या बोले रहेंगे हम, सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए क्या है कि डिस्प्लेसमेंट हमें क्या बताता है या क्या ज्वाइन करता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इनिशियल और फाइनल पोजीशन को क्या करता है, ज्वाइन करता है, किससे, स्ट्रेट लाइन से। It is important to note that the displacement vector is a straight line joining the initial and the final position, ठीक है। देखो यहाँ पे initial से final position को मिला दिया ना, join the initial and final position and does not depend on actual path by the object between the two position। क्योंकि हम पढ़ते आए हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ होता है ना, जो सबसे छोटे पे जाता है, उसको पाथ से कोई मतलब नहीं है कि ऑब्जेक्ट कहाँ से घूम के गया, कैसे गया, वो अपना सबसे पहले क्या ढूंढता है, शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट को शॉर्टेस्ट पाथ ही तो बोलते हैं। जी मैम। तो देखो फिर क्या बोल रहा है, फॉर एग्जाम्पल दिस गिवन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज P एंड Q, the displacement vector is same as PQ for different path of the journey। बोलता है कि ये एग्जाम्पल जो इसने दिया है, फाइनल और इनिशियल पोजीशन क्या है, P और Q, ठीक है, क्योंकि वो ऐसे ऐसे घूम के ऐसे इन दोनों को मिला के क्या बना दी, डिस्प्लेसमेंट हुई ना, ये फाइनल पोजीशन हुई है। तो वो क्या बोल रहा है, फॉर डिफरेंट पाथ ऑफ जर्नी, देखो सपोज करो वो यहाँ से गया P A B, फिर वो C पे पहुंचा, फिर वो Q पे आया वापस, ठीक है, उसने बहुत सारे रास्ते पे घूम घूम के वो पहुंचा है, पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ने क्या चूज किया, डायरेक्ट P से Q जाना। द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज आइदर लेस, ये याद रखना, जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होता है ना, मतलब जो सिंगल यूनिट नंबर मिलेगा डिस्प्लेसमेंट का,
वो क्या रहेगा, पाथ लेंथ से या तो इक्वल रहता है या उससे छोटा रहता है, पर उससे बड़ा कभी नहीं होता। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ, लिख लो ये, मैग्नीट्यूड ऑफ a displacement is either less or equal to the path length of an object between 2 points. This fact was emphasized in a previous chapter also while discussing motion along a straight line. मैंने पिछले चैप्टर में भी ये चीजें बताई थी कि जो डिस्प्लेसमेंट रिटर्न में भी है तुम्हारे पास, कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड जो होता है ना, वो पाथ लेंथ से कम होता है या इक्वल होता है, बट उससे ज्यादा कभी नहीं होता। ठीक है, जी मैम। अब पढ़ेंगे इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स। टू वेक्टर A and B are said to be equal if and only if they have same magnitude and the same direction. बोलता है कि दो वेक्टर को हम इक्वली कब बोल सकते हैं, आवाज आ रही है ना बेटा? Yes, जी ma'am. मैम। बोलते हैं कि दो वेक्टर्स को हम इक्वली कब मान सकते हैं, जब उन दोनों की लेंथ भी सेम होगी, मतलब मैग्नीट्यूड नंबर जो होगा ना वो भी सेम रहेगा और डायरेक्शन भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। उनको हम क्या बोलते हैं, इक्वलिटी वेक्टर। ठीक है, तो देखो अब फिगर 3.2 ए शोज टू इक्वल वेक्टर्स ए एंड, देखो ये वाला जो फिगर बना है ना, ये एक वेक्टर है O2P और दूसरा वेक्टर Q2S। तो क्या बोल रहा है, टू इक्वल वेक्टर A एंड B कैन इजिली चेक देयर इक्वालिटी, शिफ्ट B पैरेलल टू इटसेल्फ। क्या बोलता है कि देखो ये PQ मैंने एक वेक्टर ले लिया है, ऐसे ये मैंने लिया है P, ये मैंने लिया है Q। मैंने एक सेम वेक्टर Q ऐसा, अगर मुझे ये मेजर करना है ना, सॉरी OP, ये दोनों जो एक वेक्टर मैंने और लिया है, ये दोनों इक्वल है या इनकी डायरेक्शन सेम है, तो मैं क्या करूंगी, उसको उसके पैरेलली रख के देखूंगी, उसकी टेल से टेल, उसके हेड से हेड मिलाऊंगी, तो मैं क्या कर पाऊंगी, बता पाऊंगी कि वो दोनों इक्वल है या नहीं है। तो क्या बोलते हैं, वी कैन इजिली चेक देयर इक्वालिटी, shift B parallel to itself until its tail Q coincide with that of A, that is coincide with O. Then since their tips S and P also coincide, the two vectors are said to be equal in general. Equality is indicated as A equals to B. Note that in figure 3.2b, vector A dash, अब देखो अब ये यहाँ पे पहुंच गया है A डैश और B डैश पे, तो क्या बोलता है, A equal, not that in वो vector A dash and B dash have a same magnitude, but they are not equal because they have different direction. देखो इसकी डायरेक्शन इधर है और इसके डायरेक्शन इधर है, तो दोनों की डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट है ना। Yes. B have same magnitude but they are not equally because they have different direction. Even if we shift B dash parallel to itself so that its tail coincide with the tail of O, that the S dash of B dash does not coincide with T। क्या बोलता है कि अगर हम इसको एक दूसरे के पैरेलली रख देंगे ना, तो सिर्फ इनकी टेल टेल तो कोइंसाइड कर देगी, पर जो हेड है उनके दोनों की डायरेक्शन क्या रहेगी, डिफरेंट। ठीक है, तो ये दूसरे से क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, अनइक्वल वेक्टर्स। ठीक है, जी मैम। जी मैम। अभी लिखेंगे डेफिनेशन किसकी, इक्वल वेक्टर की। लिखो इक्वल वेक्टर, डिक्टेट करूं बेटा? Yes, जी ma'am. मैम। टू वेक्टर्स आर सेड टू बी two vectors are said to be unequal
हो गया? Yes, ma'am. Two vectors are said to be equal if they have same direction and same magnitude. If they have same direction and same magnitude. ठीक है, तो एग्जाम्पल में बना लेना. देखो, देखो दो वेक्टर बनाएंगे ऐसे. इसको नाम दे देती हूँ, सपोज ए से बी यहाँ पे दे दिया, और इसको वेक्टर दे देती हूँ नाम बी डैश, सॉरी बी. ठीक है, एक मैंने यहाँ पे ये वेक्टर बना दिया, इसको नाम देती हूँ सी डी, और इसको बी डैश. तो ये बी डैश और बी दोनों कैसे इक्वल है? क्योंकि इन दोनों का टाइम बना लो उसके लिए. वेक्टर बी डैश इज इक्वल्स टू वेक्टर बी. ठीक है, ये इक्वल वेक्टर्स हैं. नेक्स्ट लिखेंगे नेगेटिव वेक्टर. two vectors said to be two vectors said to be लिख लो बेटा. जी मैम. Two vectors said to be in negative when they have same magnitude but direction change. मैम कोई भी डायरेक्शन में रहने से नेगेटिव होगा? हाँ बेटा, एक दूसरे से अपोजिट होंगे ना. अगर ऑपोजिट नहीं हुए फिर भी डायरेक्शन अलग हो तो भी नेगेटिव है. जी मैम. लिख लिया. Two vectors are said to be negative if they have same magnitude but direction in change. लिख लिया. जी मैम. ये वाला डायग्राम बना दिया. जी मैम. अब देखो, नेक्स्ट लिखेंगे मॉड्यूलस वेक्टर. Modulus vector. The modulus of a vector means that
द लेंथ और द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। ठीक है, मॉड्यूलस क्या बताता है? उसका मैग्नीट्यूड और उसकी लेंथ। ठीक है, जैसे हमारे पास एक वेक्टर ए है, वेक्टर ए है, इसको अगर मैं मॉड्यूलस में कर दूंगी ना, तो ये मुझे लास्ट में सिर्फ मैग्नीट्यूड देगा। ठीक है, जी मैम। लिख लो। द मॉड्यूलस ऑफ अ वेक्टर मीन्स दैट लेंथ और द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। ठीक है, जी मैम। नेक्स्ट लिखेंगे यूनिट वेक्टर। बोलो बेटा। क्लास डिक्टेट करूं? जी मैम। Yes, ma'am. A unit vector is a vector of unit magnitude drawn in a direction of a given vector। तो a वेक्टर, इसको यूनिट वेक्टर को कैसे लिखते हैं? ऐसे करके एक ऊपर वेक्टर लगाएंगे, ऐसे नीचे उसका बनाएंगे मॉडुलस, तो हमारे पास आंसर में आ जाता है a वेक्टर और फिर उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये होता है हमारे पास यूनिट वेक्टर। ठीक है, unit vector is a vector of a unit magnitude drawn in a direction of a given vector। ऊपर नॉर्मल वेक्टर लिखेंगे और नीचे उस वेक्टर का क्या निकाल देंगे? मैग्नीट्यूड। वो क्या बन जाएगा? यूनिट वेक्टर। जी मैम। ठीक है, अब देखो मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय रियल नंबर। एक मिनट, तो लिखो, बोलता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर, किसी के साथ भी अगर हमें मल्टीप्लाई करना है ना किसी नंबर को, तो हम डायरेक्ट लिख के मल्टीप्लाई कर देते हैं। सपोज करो कि मुझे एक ए वेक्टर मैंने लिया है, मुझे उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं 2a कर दूंगी डायरेक्ट। ठीक है, देखो ये फॉर्मूला इधर बना है। अगर मुझे ऐसे मल्टीप्लाई करना है, लेमडा ए, लेमडा समझ करो एक कोई रियल नंबर है, ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई करना है वेक्टर ए से, तो क्या करेंगे? उस ए का मॉडुलस करके और उसको फिर किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? लेमडा से। तो हमारे पास क्या आ जाएगी? मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स। कैमरा ऑफ करके बैठे हो? कहाँ पहुंच गए तुम सब? क्लास कहाँ चले गए थे कैमरा ऑफ करके? Class में, लिखेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर if lambda is a pure number, if lambda is a pure number having no unit or dimensions, no unit or dimensions, then the unit of lambda a vector, पहले lambda लिखना फिर उसके साथ a वेक्टर लिखना। ठीक है, a वेक्टर कैसे लिखोगे? पता चल गया ना a के ऊपर? मैम फिर से बोलिए ना। हाँ, if lambda is a pure number having no units or dimensions, then the units of lambda a vector कैसे लिखोगे? पता है ना, a के ऊपर एरो। ठीक है, yes, ma'am. are same as that of a vector, are the same as that of a vector।
However, when a vector A, however, when a vector A is multiplied by a scalar lambda, पहले क्या बोला कि कोई भी अगर हम लेते हैं लैम्डा, एक नंबर लिया, जो पहले लाइन लिखी है ना वो समझा देती हूँ। लैम्डा सपोज करो हम कोई भी एक नंबर लेते हैं, उसके साथ कोई यूनिट्स नहीं है, तो अगर हम उसको किसी लैम्डा एक मतलब वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो हमारे पास वापस क्या नंबर आएगा? वेक्टर ही आएगा वापस उसको मल्टीप्लाई करने से, ठीक है? जो वेक्टर हमने लिया है वो वेक्टर ही हमें वापस मिल जाएगा। समझ रहे हो? जी मैम। नेक्स्ट अभी जो लिख रहे हैं वो बताती हूँ। However, when a vector A is multiplied by a scalar lambda which have certain units, however, when a vector A is multiplied by a scalar lambda which have certain units, the units of resultants are lambda A vector. The units of हाँ कहाँ पहुंचे? the units of The units of resultant lambda A vector, lambda के साथ A vector लिखते रहना, ठीक है? are obtained by is obtained by multiplying the units of multiplying the units of vector A by the units of lambda. देखो एग्जाम्पल देखो, हमारे पास एम वी इक्वल्स टू पी, मोमेंटम को क्या लिखते हैं? पी इक्वल्स टू एम वी लिखते हैं ना, पी जी मैम। इक्वल्स टू एम वी। तो देखो पी जो है ना मोमेंटम, वो एक क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। सिंगल पी जब है एक स्केलर क्वांटिटी, अगर हम मास को देखते हैं, पर हमने उसके साथ वेलोसिटी को भी तो मल्टीप्लाई कर दिया ना, पी इक्वल्स टू एम वी। वी क्या है? वेलोसिटी। तो ये क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी हो गई, मास जो है वो स्केलर क्वांटिटी हो गई, और मिक्स करके क्या बन गया? एक वेक्टर बन गया ना। समझ गए? जी मैम। ठीक है, कल इसका एडिशन सब्सट्रैक्शन स्टार्ट करेंगे, ठीक है? जी मैम। जी मैम। आज जो पढ़ा वो समझ आया? जी मैम। लिस्ट क्रिएट कर दूं इस मोशन इन प्लेन से कुछ 5 या 10 क्वेश्चंस? पहले वाला हो गया इस टेस्ट। करो बेटा उनको भी। पुराना आपने पहले वाला टेस्ट दिया था। हाँ उनको कंप्लीट करो जल्दी। अभी संडे भी मिल गया, कल सैटरडे भी मिल गया है, ठीक है? मंडे स्कूल छुट्टी रहेगा क्या? Yes, ma'am. पता नहीं मैम। अगर छुट्टी रहता तो दिन में क्लास रख लेते। बताना कल मुझे मैसेज छोड़ के, ग्रुप पे मैसेज छोड़ देना, ठीक है? कि सुबह में क्लास रख लेंगे। मंडे तो 12th का है शायद। नहीं 11th है। ओह, हाँ 11th में। तो कल सैटरडे है। हाँ कल सैटरडे, कल 12th है ना, तो मंडे को तुम ही मिलोगे। जी मैम। ठीक है, जी मैम। बाय, गुड नाइट। गुड नाइट।